चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर उसका रिवीजन आज हम लोग शुरू करें। हमारा जो सेकंड चैप्टर है ना सेकंड पार्ट में कि नॉर्मल वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, भाई वो चैप्टर का रिवीजन आज हमें शुरू करना है। देखो इस चैप्टर में है ना आपके दो पार्ट है, एक नॉर्मल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है और एक सेकंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। आज और कल पहले हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे, फिर जब नेक्स्ट वीक में जो फ्राइडे सैटरडे आएगा उसमें हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है ना? हाँ भाई, ये चैप्टर ऑप्शन में रखने लायक नहीं है, इसके रिवीजन के वक्त ये ध्यान देना, ये चैप्टर नहीं है कि ऑप्शन में आप चैप्टर 1 ऑप्शन में रखो, चैप्टर 4 या 5 में से कोई एक ऑप्शन में रखो पार्ट 2 के, वो ठीक है। सेकेंड और थर्ड चैप्टर ऑप्शन में रखने लायक नहीं है, वो कंपलसरी करना है, तो इसलिए उसका हर सम मुझे करवाना है, वो ध्यान में रखना। तो सेकंड चैप्टर में भले इस वीक और नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चिंता नहीं है ना, आपको बोला ये नेक्स्ट वीक तक हमारे सब चैप्टर सब चीजें कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आज और कल हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे। भाई क्या है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो आपको डिस्क्रीट डेटा याद है, हम स्टेटिस्टिक में हमेशा बात करते हैं तीन तरह के डेटा होते हैं, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। तीन तरह के डेटा होते हैं ना। रॉ डेटा वो कि जिसमें रैंडम नंबर्स होते हैं, होता है ना कि भाई यहाँ पे फिर से वही बता दें हम लोग कि रॉ डेटा की अगर बात करें तो रॉ डेटा में जिसमें रैंडम नंबर्स होते हैं हमारे, तो वो रॉ डेटा कहलाता है। बराबर, जैसे कि अगर किसी एग्जाम के मार्क्स और रैंडम नंबर्स दिए गए भाई 15, 20, 18, 10, 14, ऐसे रैंडम नंबर्स, वो रॉ डेटा कहलाता है। डिस्क्रीट डेटा हमारा कहलाता है कि डिस्क्रीट डेटा जिसमें पहले होता था कि हम x, रैंडम वेरिएबल x तो होता ही है पर उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, वो डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। बराबर ना, x और f आप लोग 11th में करते ही थे वैसे, मीन मीडियन मोड ये सब ढूंढते थे ना इसके बेस पर। ये रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा। और एक आता है कंटिन्यूस डेटा, कि कंटिन्यूस डेटा में आपको क्लास होता है, क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, है ना, और उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी हो, है कि नहीं। इसमें रॉ डेटा में कैसे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ना, वो चैप्टर 1 में आपने सीखा था। चैप्टर 1 जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी आपने ऑप्शन में रखा हो ठीक है, पर उसमें हमने किया था कि रॉ डेटा में प्रोबेबिलिटी। कंटिन्यूस डेटा की प्रोबेबिलिटी वो चैप्टर 3 में आती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस डेटा है ना कि 20 और 30 के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, और इसमें हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्क्रीट डेटा के हिसाब से, कि जिसमें रैंडम वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी हो। हमें चैप्टर का नाम ही है रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बरोबर, यहाँ खाली चेंज ये है कि डिस्क्रीट डेटा में हम x रैंडम नंबर और उसमें f उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, यहाँ खाली बदलेगा कि x के साथ f नहीं, उसका px लिखना है। px मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, x और px, ये डिस्क्रीट डेटा है हमारा। बरोबर ना, x और px लिखना होता है कि भाई x कोई भी रैंडम नंबर्स हो, कोई भी नंबर, और उसका प्रोबेबिलिटी px। बरोबर, तो जब भी क्वेश्चन में ना डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसा टेबल बनाना है, माइंड में याद रखना कि ऐसे टेबल तैयार करना है। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला रूल बेसिक यही आता है, एक ही मेन रूल हमारा, कि जब भी हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं, इस तरह का टेबल तैयार करते हैं x और px, तो उसमें px का टोटल सिग्मा px वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1, कि सिग्मा px हमेशा 1 रहता है। बरोबर, वो डिस्क्रीट डेटा का मेन रूल आता है। अगर px का टोटल 1 नहीं है मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन वो करेक्ट नहीं है, जो टेबल बनाया वो करेक्ट नहीं है। px का टोटल हमेशा 1 होना चाहिए, कोई भी सम क्यों ना कर लो आप। अगर 1 नहीं आ रहा है px का टोटल मतलब कहीं गड़बड़ है। अरे बात ध्यान, पहला और बेसिक रूल यही है। और हमारा जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है, वो फर्स्ट इलस्ट्रेशन भी इसी बेस पे है, इसलिए पहले उसके साथ समझा रहा हूँ कि फर्स्ट इलस्ट्रेशन भी हमारा इसी बेस पे आता है कि भाई px का टोटल 1 आना चाहिए, ये रूल जस्टिफाई करना है। आप टेक्स्ट बुक में देखो, आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, उसमें यही जस्टिफाई करना है कि आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि जिसके अंदर x की वैल्यू है 1 to 4 ओनली। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं रीड कर रहा हूँ, आप देखो टेक्स्ट बुक में, x की वैल्यू है 1 to 4 के बीच में, और उन सब की प्रोबेबिलिटी भी दी गई है
हमें वेरीफाई करना है कि ये परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, बराबर। ये परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं वो वेरीफाई करना है। कि जैसे यहाँ पहले में है P1 की वैल्यू 25, ये 0.75, P2 P3 0.25, ये -0.25, ऐसा ना। हमें वेरीफाई करना है कि बरोबर डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। तो वो वेरीफाई करने के लिए कैसे करते हैं हम लोग? तो वेरीफाई करने के लिए ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा टेबल तैयार कर लेते हैं, बरोबर। ऐसा टेबल तैयार करेंगे कि जिसके अंदर x और px, सपोज ये पहला क्वेश्चन है, उसके लिए टेक्स्ट बुक में टेबल नहीं दिया है, वहां क्या कह सकते हैं कि थियरी वाइज समझाया हुआ है, पर एग्जाम में भी आए तो टेबल वाइज एक्सप्लेन करना बहुत इजी और इफेक्टिव रहता है। चेक करने वाले को ध्यान आ जाता है, हाँ इसने बरोबर किया है, ठीक है। थियरी मत लिखना। अगर आया तो ऐसा क्वेश्चन कि भाई x और px टेबल बनाएंगे, जैसे पहले में x की वैल्यू दी गई है 1 to 4 ओनली, मतलब x की वैल्यू है हमारी 1 2 3 4, और px की वैल्यू भी है कि p1 मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी दी गई है, कितनी है 0.25, 2 की प्रोबेबिलिटी भी दी गई है 0.75, 3 की प्रोबेबिलिटी भी है 0.25, और 4 की प्रोबेबिलिटी भी दी गई है -0.25। अब ये करेक्ट टेबल है कि नहीं, करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, वो वेरीफाई करना है, चेक करना है। कैसे चेक करते हैं? तो जो भी px दिया हुआ है उसका टोटल करेंगे, कि अगर इसका टोटल 1 आ रहा है, जो एक ही रूल सिग्मा px 1 होना चाहिए, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट, बराबर ना। ये प्रोबेबिलिटी सही ढूंढी हुई है हमारी। तो इन सब का प्लस करो तो -25 + 25 कट हो जाएगा, और 75 25 1 हो जाएगा, आ रहा है ना टोटल 1। तो मतलब हाँ कि दिस इज करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो लिख देंगे। सिंपल है, खाली वेरीफाई करना है पहले इलस्ट्रेशन में। तो क्या भाई इन सब का टोटल 1 आ रहा है, हाँ ये करेक्ट है। सेकंड में भी वैसा ही है, दूसरा भी देखो P1 की वैल्यू 0.15 0.27 29 29 ऐसे है, तो उसको भी ऐसे ही वेरीफाई कर लो कि x और px, कि अगर उसमें लिख दें x की वैल्यू तो वही दी गई है 1 to 4 ओनली, बराबर, और px की वैल्यू लिखो 0.15 0.27 0.29 0.29, वेरीफाई करो कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो अगर वेरीफाई करो, इन सब का प्लस करें, 29 और 29 58, 58 और ये 42 हो रहा है, तो 58 और 42 1 हो रहा है, पूरा 100 मतलब 1 हो रहा है, ये भी करेक्ट है। मतलब इसमें भी लिखेंगे कि यस दिस इज करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल ना, वेरीफाई करना है ना। आते हैं भाई ऐसे एमसीक्यू या 1 मार्क में आता है कि वेरीफाई करके बताओ ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है ना। सिर्फ यस या नो लिखना है। या थर्ड में भी देखो, फ्रैक्शन वैल्यू है 1/19 9/19, वो फ्रैक्शन वैल्यू देखें, तो उसमें भी टेबल वैसे ही बनाओ कि x और px हम लोग देखें कि x की वैल्यू तो वही है 1 to 4 ओनली, 1 2 3 4, और px की वैल्यू इसका दिया हुआ 1/19, इसमें दिया हुआ 9/19, 3/19 एंड 4/19, बरोबर। ये चार दिए हुए ना, तो अब इन चारों को जो है वो सॉल्व करें, मतलब प्लस करें। अब प्लस करते वक्त फ्रैक्शन वैल्यू है, चारों को प्लस करो, प्लस करते वक्त नीचे डिनोमिनेटर भी सेम ही है, मतलब एलसीएम भी सबका सेम ही है, खाली ऊपर का प्लस कर देंगे ना। तो ऊपर को प्लस करें, 9 और 1 10 13 और 17, ये हुआ 17/19, और 17/19 कट करो तो 1 होता नहीं है, नहीं होता 1, मतलब ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरीफाई करना था ना कि सही है कि नहीं, नहीं ये प्रोबेबिलिटी गलत है, किसी की प्रोबेबिलिटी गलत ढूंढी होगी। 19/19 आना चाहिए, कि 19/19 आता तो दोनों को कट करके 1 आ जाती प्रोबेबिलिटी। ये तो 17/19 है, कट करके 1 आएगी ही नहीं प्रोबेबिलिटी। अरे बात ध्यान। तो ये पहला रूल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा याद रखो। पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी सम कर रहे हो तो वेरीफाई करने की यही मेथड है कि px का टोटल 1 होना चाहिए, कोई भी सम में। अगर नहीं हो रहा है टोटल 1, सम गलत है आपका, ठीक है। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग सम आते हैं। इसी रूल के अकॉर्डिंग आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं मिसिंग वैल्यू ढूंढना, आपको कभी सी मिसिंग होता है, के मिसिंग होता है, वो मिसिंग वैल्यू ढूंढना, उसके क्वेश्चंस आते हैं हमारे, बराबर ना। और उसमें यही रूल कि सपोज px में कोई चीज मिसिंग हो तो यही सबका टोटल 1 होता है, तो उसके हिसाब से मिसिंग ढूंढना है, ठीक है। या दूसरा आता है मीन और वेरिएंस फाइंड करना, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का।
जिसमें आज के वीडियो में हम लोग मिसिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके सम करेंगे। आज हमें ये सब सम करना है। मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि इलस्ट्रेशन 1 2 3 4, 1 तो किया ना, 2 3 4 देखते हैं जिसमें मिसिंग वैल्यू ढूंढनी हो। एक्सरसाइज 2.1 के 1 2 3 4 करने हैं, उसके सम किए हुए हैं। मैं वो वीडियो में लिंक में रख रहा हूँ, ये एक्सरसाइज 2.1। और सेक्शन सी और डी में एक दो क्वेश्चन करने हैं जो ये मिसिंग वैल्यू के हैं। तो एक मेथड एक साथ हो जाए आपकी, जो जो मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन है वो सब साथ में रखना। मैंने यहाँ पे लिखे आज ये सब देखेंगे। तो इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 देखना है। 1 समझा ना हमने कि भाई ये रूल के अकॉर्डिंग। अब वही 2 3 और 4 इलस्ट्रेशन देखें हम लोग। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 2 है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि डिटरमाइन व्हेन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, हेंस ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2। कि यहाँ पर हमें c की वैल्यू पहले ढूंढनी है और दिया हुआ है कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, मतलब ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ही, वो दिया हुआ ही है। पहले मैं वेरीफाई करना था कि है कि नहीं, हम देख रहे थे टोटल 1 होता है उसका, ठीक है ना। यहाँ वेरीफाई नहीं करना, ये ऑलरेडी है, हमें मिसिंग वैल्यू ढूंढनी है। और मिसिंग वैल्यू ढूंढने के बाद फिर x इक्वल टू 2 फाइंड करना है। और जिसमें देखो एक कंडीशन है कि px इक्वल टू c, px इक्वल टू c मल्टीप्लाई 1/4 पावर x, ऐसे दिया हुआ, और x की वैल्यू भी है 1 2 3 4। हमें ये मिसिंग वैल्यू c फाइंड करनी है पहले, कि डिटरमिनेट द वैल्यू ऑफ c, ये कांस्टेंट वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो ये वैल्यू फाइंड करो, कोई भी मिसिंग वैल्यू हो तो एक ही काम किया करो, पहले टेबल बना लो सिंपल। अब टेबल ना बनाकर डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर टेबल बना लो तो थोड़ा इजी रहेगा। कि टेबल बना लेते हैं x और px, कि x की जगह पर वैल्यू पता है। देखो x इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, तो x की जगह पे ये 1 2 3 4 बराबर। और px भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का एक फंक्शन कि c मल्टीप्लाई बाय 1/4 पावर x, मतलब पहले की प्रोबेबिलिटी ये होगी कि यहाँ x की जगह पे 1 रख के सॉल्व करना, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, ठीक है ना। मतलब ऐसे कि अगर फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है क्या है, तो c मल्टीप्लाई बाय 1/4 और पावर x, वो x की जगह 1 रखना है, ये पहले का आंसर, ठीक है ना, ये फर्स्ट का आंसर होगा। तो अगर इसमें 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, c मल्टीप्लाई बाय उसका 1 पावर तो वही रहेगा 1/4, वही ना, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हो गई c मल्टीप्लाई बाय 1/4। अगर इसको c को 1 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो हो जाएगा कि c/4, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो c/4, इजी रहेगा ये फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर ढूंढो तो वही, अब x की जगह पे 2 रखना है कि c मल्टीप्लाई बाय 1/4 पावर 2, 1/4 पावर 2 ऐसे रहेगा, कि जिसमें c मल्टीप्लाई बाय, अब पावर 2 लिखें तो 1 पावर 2 1 और 4 पावर 2 16, 4 पावर 2 16 ना, मतलब अब c को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो c/16, ये सेकंड की प्रोबेबिलिटी। थर्ड की प्रोबेबिलिटी ढूंढो वैसे ही कि अब x की जगह 3 लिखना है, तो c मल्टीप्लाई बाय 1/4 पावर 3, तो c मल्टीप्लाई बाय ये पावर 3, तो 1 पावर 3 1 और 4 पावर 3 64, 4 पावर 3 ना, 4 को 3 टाइम, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये 64, और उसका आंसर मिल जाएगा c को 1 से मल्टीप्लाई c/64। और 4 में अगर हम लोग काउंट करें तो c मल्टीप्लाई बाय 1/4 पावर 4, ये फॉर्मूला है ही हमारे पास, तो वही फॉर्मूला में रखेंगे। x की जगह खाली ये लिखना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे c मल्टीप्लाई बाय ये 1 पावर 4 तो वो 1 और 4 पावर 4 तो 64 4 जा वो हो जाएगा 256, और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दे c को, तो c/256। देखो ये चारों की प्रोबेबिलिटी मिल गई है ना, x पे 1 2 3 4 और ये x की px की प्रोबेबिलिटी भी। अब ये ऐसे ना ढूंढ के x इक्वल टू 1 या आंसर ढूंढो, x इक्वल टू 2 या आंसर ढूंढो, टेबल बनाए बिना डायरेक्ट भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। मैंने जो एक्सरसाइज के सम किया ना 2.1 का 1 2 3 4, उसमें मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, वो भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, दोनों में से जो इजी लगे। अब चेक ये करना है कि c हमें फाइंड करना है, तो रूल एक ही है कि px का टोटल 1 आता है। px का टोटल 1 मतलब कि इन सब का टोटल 1 होगा, बराबर। वो ढूंढने के लिए कि सिग्मा px इक्वल टू 1 रहता है। सिग्मा px मतलब इन सब का टोटल, कि c/4, c/16, c/64 एंड c/256 इक्वल टू 1।
ठीक है ना, यही रूल है कि सिग्मा पी एक्स वन, उसी के अकॉर्डिंग मिसिंग ढूंढना है हमें। अब ये वन फाइंड, ये सी फाइंड करे तो कैसे करेंगे, एलसीएम करेंगे इनका, 4 16 64 256 एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 256 ही होगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, है ना। 64 से 4 की टेबल में 256 कब 64 जा, 16 की टेबल में तो उसको 16 से ही करेंगे, 16 16 जा 256, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा कि 64 4 जा 256 और 256 को 1 से, ऐसे हुआ ना। मतलब यहाँ पर C की वैल्यू ढूंढने के लिए एलसीएम हो गया ना, कि एलसीएम हो गया ये 256 और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, 64 को C से मल्टीप्लाई करें तो वो 64C ऐसे होगा, 16 को C से मल्टीप्लाई करें तो वो 16C, 4 को C से मल्टीप्लाई 4C और 1 को C से मल्टीप्लाई वो ओनली C इक्वल टू 1, ऐसा ना। एलसीएम किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, जहां इन सब का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी प्लस कर सकते हैं, 64 16 4 और 1, तो 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, 80 हो जाएगा ना, 80 और 4 84 और 1 85, तो 85C अपॉन 256 इक्वल टू 1, और अगर C ढूंढना है तो ये नंबर क्रॉस में जाएगा, क्रॉस में 256 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में और 85 डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि C की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां अगर फाइंड करें तो C इक्वल टू मिलेगा 256 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, उसको 1 से मल्टीप्लाई वही 256 और 85 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, के डिवाइड 85, ये C की वैल्यू मिल गई हमें 256 अपॉन 85। कट होता हो तो कट कर दें, पर यहाँ कुछ कट होगा नहीं, C की वैल्यू कंफर्म मिली ना, ये वैल्यू समझ में आया कैसे फाइंड करना है। एक ही रूल कि सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1 होता है, उसके बेस पर वैल्यू, कोई भी मिसिंग वैल्यू हो वो ढूंढनी है। अब ये मिल गई मिसिंग वैल्यू, उसके बाद एक एक्स्ट्रा दिया गया होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ हो तो ध्यान रखा करो, ऐसा नहीं यहाँ तक छोड़ दो। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2, कि ये x की वैल्यू 2 है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है भाई। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनाई थी c अपॉन 16, तो c की जगह पर ये वैल्यू रख के ढूंढना है, बरोबर। लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी, तो ये x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी ढूंढे, कि अब यहाँ पे लिखें कि पी एक्स ऑफ x इक्वल टू 2, उसका अगर px उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढे तो क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी c अपॉन 16 है, ये ढूंढी ना हमने टेबल में, जहां पर c की वैल्यू अब रख देंगे जो हमें मिली, तो c की वैल्यू अगर रख दें तो कैसे हो जाएगा, c की वैल्यू रखेंगे 256 अपॉन 85 और ये 16 भी डिनोमिनेटर में ही है, वही रखेंगे 16 तो साथ में, c की वैल्यू 256 अपॉन 85 और ये 16 साथ में, कुछ कट होता है तो कट करो, जैसे 16 से ये कट हो जाएगा, 16 16 जा 256, तो आंसर रहेगा हमारा 16 अपॉन 85, ये x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी, बराबर है। 2 का पूछा हुआ, और किसी का पूछते तो उसमें c की वैल्यू रख के ढूंढते हैं हम लोग, समझ आई बात है। सिंपल क्वेश्चन है ना, कि आप पहले वेरीफाई कर लो कि भाई सिग्मा पी एक्स 1 होता है, उसकी रूल के अकॉर्डिंग c की वैल्यू ढूंढ लो, फिर जो पूछा हुआ हो उसमें रखो वैल्यू, क्लियर। देखो इलस्ट्रेशन 3 भी, वो भी वैसा ही है, 3 और 4 भी वैसा ही इलस्ट्रेशन है, 3 में तो सीधा टेबल भी बना हुआ है आपको, ठीक है ना, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ ठीक है कि हॉरिजॉन्टल है, हम वर्टिकल बनाएंगे, वैसे ही बना हुआ है, लिखा हुआ ना, रैंडम वेरिएबल x डेनोट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर ईयर इन अ फैक्ट्री एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन बिलो, कि हर साल कितने एक्सीडेंट होते हैं फैक्ट्री में, वो नंबर है भाई, 0 एक्सीडेंट वालों की प्रोबेबिलिटी, 1 एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, वो दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। So find the constant k and rewrite the probability distribution. k की वैल्यू ढूंढनी है और ये फिर से एक टेबल बनाना है, वो तो इसी में ही बना देंगे कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर probability of the event that 1 or 2 accident will occur, ठीक है ना, 1 और 2 की probability and probability that no accident will take place, वो भी ढूंढना है कि 0 एक्सीडेंट हो उसकी भी probability, ठीक है। फाइंड करेंगे ना उसे एक एक करके, पहले तो k फाइंड करें। अब यहाँ तो टेबल बना हुआ, यहाँ नहीं था, हमने बनाया x और px, यहाँ तो दिया हुआ ही है x और px, तो सीधा ही रूल लगेगा कि सिग्मा px इक्वल टू 1 होता है, सिग्मा px 1 होता है, तो भाई यहाँ पर जो है वो हम सबका टोटल मिलाकर 1 होगा, px दिया हुआ ही है, इन सबका टोटल मतलब 4k 15k
25k 5k प्लस k इक्वल टू 1, सबका टोटल 1। तो सबको अगर प्लस कर दे, ये 19 और 25 यहाँ ऐसे करे कि ये 40 और 44 और 45 और 50k हो जाएगा। 50k इक्वल टू 1, 50 अगर डिवाइड में चला जाए तो k इक्वल टू 1/50, तो 1/50 फ्रैक्शन में ही रखो तो भी ठीक है, पॉइंट में अगर कर दो तो हो जाएगा 0.02, कि k की वैल्यू आ जाएगी 0.02। ठीक है ना, ये k की वैल्यू पॉइंट में रखो या फ्रैक्शन में ही रखोगे तो भी ठीक है। k की वैल्यू मिल गई ना 0.02, सिंपल है ना, एक ही रूल, सबका प्लस 1 होता है भाई, सबको प्लस करके 1, k की वैल्यू मिल गई। अब जो लिखा हुआ है कि k ढूंढ के फिर न्यू टेबल तैयार करो, न्यू टेबल मतलब कि यहाँ px में सबकी वैल्यू जो है वो बताओ कि सबकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो चलो सबकी वैल्यू बतानी है, इसी टेबल में ही बता देना। तो भाई 4k मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू के की जगह पे 0.02, या भले जो है वो आप फ्रैक्शन में लिखो तो भी ठीक, पॉइंट में रखोगे तो भी ठीक। तो 4 इंटू 0.02 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.08, बरोबर ना, 4 2 0.08 वो हो जाएगा। 15 इंटू के, तो 15 इंटू 0.02, न्यू टेबल बनाना है, सबकी वैल्यू ढूंढनी होगी। 15 इंटू 0.02 कितना हो जाएगा, 15 2 30, तो मतलब 0.30 हो जाएगा वो, या 30 जो भी लिखो। ठीक है ना, 0.30 या 0.3, फिर 25 से करें कि 25 इंटू 0.02, तो 25 2 50, मतलब 0.50 या 0.5। 5k लिखें तो 25 सॉरी 5 इंटू 0.02, तो 5 इंटू 0.02, 5 2 10, तो 0.10 या 0.1 वैसे। और ओनली k है, ओनली k मतलब उसकी वैल्यू तो ओनली 0.02, बरोबर के नहीं। आपको वेरीफाई करना हो ना तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि सबका आंसर 1 हो रहा है कि नहीं, कि सबका टोटल 1 हो रहा है कि नहीं। देखो 30 और 50 और 30, 80 90 और यहाँ 100, मतलब आंसर 1 हो जाएगा कि आपकी सब प्रोबेबिलिटी करेक्ट है। वेरीफाई इसी से ही करते हैं कि सबका टोटल 1 आना चाहिए, बरोबर हुआ ये वेरीफाई। अब जो ढूंढना है कि भाई ये आंसर मिल गया, कि अब हमें फाइंड करना है क्या, पहले में पूछा हुआ है सेकंड क्वेश्चन जो है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट 1 और 2 एक्सीडेंट टेक प्लेस। 1 और 2 का, 1 और 2 और मतलब वो चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी में भी करते थे, और मतलब एडिशन करना है। 1 और 2 मतलब कि हमें 1 और 2 का प्लस करके बताना है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ढूंढना है, इसका आंसर फाइंड करना है कि 1 और 2 एक्सीडेंट, तो 1 और 2 का प्लस कितना है 1 और 2 में आंसर, कि 1 में आंसर है 0.30 ढूंढा ना हमने, 0.30, और 2 में आंसर है 0.50, तो 30 और 50 करो वो आंसर आ जाएगा 0.80, ये 1 और 2 मतलब 0.80। ठीक है ना, 1 और 2। और सेकंड में क्या पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट नो एक्सीडेंट विल टेक प्लेस, तो नो एक्सीडेंट मतलब जीरो एक्सीडेंट, जीरो की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी, तो P0 ढूंढना है उसके बाद आंसर। तो P0 का आंसर तो सीधा है ही हमारे पास कि 0.08, कोई प्लस करना नहीं है, जीरो का सीधा ही आंसर है 0.08, वो आंसर मिल गया। समझे बात है, इलस्ट्रेशन ध्यान में आ रहा है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल सम है ये। ठीक है ना, ये चैप्टर ऑप्शन में रखने लायक भी नहीं है, मस्त इजी सम हो जाते हैं इसके, बराबर। ऐसे इलस्ट्रेशन 4 भी देखो कि इलस्ट्रेशन 4 में भी आपका टेबल बना हुआ ही है। यहाँ पे है कि इन अ फैक्ट्री पैकेट ऑफ प्रोडक्ट ब्लेड आर प्रिपेयर्ड हैविंग 50 ब्लेड्स इन ईच पैकेट। Quality control engineer randomly selected a packet from this packets and examine all the blades of the selected packet. If 4 or more defective blades are observed in the selected packet, then the packet is rejected. कोई भी पैकेट के जो ब्लेड का पैकेट है, ब्लेड के पैकेट में 4 से ज्यादा डिफेक्टिव हुए ना, तो उसको इग्नोर, उस पैकेट को रिजेक्ट कर देंगे। And the probability distribution of defective blade in the packet is this. यहाँ दिया हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी कि 0 डिफेक्टिव ब्लेड वाले उसकी प्रोबेबिलिटी 9k है, 1 डिफेक्टिव ब्लेड हो उसकी 3k, 2 की 3k, ऐसे दिया ना, 4 5 और 6 और मोर, ऐसे सबकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। ढूंढना है पहले तो कांस्टेंट k,
k की वैल्यू ढूंढनी है। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पैकेट इज एक्सेप्टेड बाय द क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, कि वो एक्सेप्ट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। ठीक है, सेकंड बाद में ढूंढेंगे प्रोबेबिलिटी, पहले k तो ढूंढे। और k फाइंड करना है तो वही रूल हमारा फिर से है कि सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1 होता है। टेबल बनी हुई है, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 6 और पी एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे दी गई है। तो k ढूंढने के लिए पी एक्स सिग्मा पी एक्स 1 होता है, सबका प्लस 1, मतलब 9k 3k 3k 2k 2k k माइनस 0.02 प्लस 0.02 इक्वल टू 1। भाई सबका प्लस ही करना है ना, ये k माइनस 0.02 वो भी वही और प्लस ये 0.02, सबका प्लस इक्वल टू 1। तो अगर सबका प्लस करें तो यहाँ पे 9 और 3 जो है वो 9 और 3 12 और 3 15 17 19 20 20 के और माइनस 0.02 प्लस 0.02 कट, तो 20 के इक्वल टू 1। k डिवाइड में जाएगा, सॉरी 20 डिवाइड में 1 अपॉन 20, तो 1 अपॉन 20 अगर आप जो है वो ऐसे ही लिखो तो भी ठीक है, या पॉइंट में लिखो तो 0.05, 1 अपॉन 20 उसका आंसर 0.05, मतलब k की वैल्यू मिल गई 0.05। कंफर्म ना, k का आंसर मिल गया। अब ढूंढे कि क्या फाइंड करना है। अब जो सेकंड में पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पैकेट इज एक्सेप्टेड, कि पैकेट वो सामने वाला एग्जामिनर एक्सेप्ट करे उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इफ 4 और मोर डिफेक्टिव ब्लेड आर ऑब्जर्व देन द पैकेट इज रिजेक्टेड, कि 4 से ज्यादा हुए तो पैकेट को रिजेक्ट करेंगे। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी 4 5 6 हुई तो पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें ढूंढनी है कि पैकेट एक्सेप्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पैकेट एक्सेप्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0 1 2 3। इस कंडीशन में पैकेट एक्सेप्ट होगा, है कि नहीं? यही लॉजिक है ना, पैकेट एक्सेप्ट होना चाहिए, 4 से ज्यादा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, मतलब 0 1 2 3 इन सब प्रोबेबिलिटी का प्लस करना है कि पैकेट एक्सेप्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3, और प्लस ही ना भाई सबका। एक्सेप्ट हो तो आप वो फर्स्ट चैप्टर की तरह करो कि 0 होगा, 0 डिफेक्टिव ब्लेड होगी तो भी एक्सेप्ट होगा, या फिर और 1 डिफेक्टिव होगा तो भी एक्सेप्ट, और 2 डिफेक्टिव तो भी एक्सेप्ट, और 3 डिफेक्टिव तो भी एक्सेप्ट। और की कंडीशन मतलब सबका प्लस, सबको प्लस करें। सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ना कि 9k 3k 3k और 2k, ये चारों का आंसर है ना। अगर k में ही पहले सबको प्लस कर दो तो 9 और 3 12 और 15 और 2 17 17k, और फिर ये k की वैल्यू रख दो आप लोग। पूरी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ना, k में थोड़ी। तो k की वैल्यू रख दो 0.05, कि 17 इंटू 0.05, तो 17 5 85, मतलब 0.85। ये प्रोबेबिलिटी कि भाई वो पैकेट एक्सेप्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो 0.85। आया सम? इजी है ना क्वेश्चंस? भाई बहुत इजी है, आसानी से हो जाते हैं। ये चैप्टर के प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना, भले धीरे धीरे करो ना, एक एक मेथड करो पर अच्छी तरह से करो। देखो 4 इलस्ट्रेशन देखे ना। अब एक्सरसाइज 2.1 के 1 to 4 सम्स वो आप ट्राई करो, 1 2 3 4 वो आप ट्राई करो उसमें, बराबर ना। नहीं ध्यान में आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख रहा हूँ उसकी, 1 2 3 4 की, एक बार देख लेना। और फाइनल एक्सरसाइज सेक्शन सी और डी के जो है वो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो अभी मैं करवा रहा हूँ, बराबर। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस आप ट्राई करना, फाइनल एक्सरसाइज में करवा रहा हूँ, देखना। अब देखो, अब जैसे सेक्शन सी में है एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन आप ट्राई करना। अब सेक्शन सी में जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें देखो, टेक्स्ट बुक में देखो, अब उसमें टेबल बनी हुई है आपको डायरेक्टली कि x की वैल्यू 2 3 4 5 और px की वैल्यू है 0.2 0.3 4 c और c, और उसके अकॉर्डिंग हमें c की वैल्यू ढूंढनी है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही रूल ना हमारा कि यहाँ टेबल बना हुआ ही है, वही रूल रखेंगे कि सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1 होता है। सिग्मा पी एक्स मतलब यही सबका टोटल 1 हुआ हमारा, कि 0.2 0.3 4c और c इक्वल टू 1। अगर सबका प्लस कर रहे हैं ना भाई, नंबर का प्लस तो हो जाएगा, 0.2 और 0.3 तो 0.5, और प्लस ये दोनों c का प्लस होगा 4 और c तो 5c इक्वल टू 1, कि जहां पे 0.5 इस तरफ आ जाएगा
तो फाइव सी इक्वल टू 1 माइनस 0.5, पहले 0.5 माइनस में, सो फाइव सी इक्वल टू 0.5 ही, 1 माइनस 0.5 0.5, एंड फाइनली 5 डिवाइड में, तो 5 डिवाइड में तो c इक्वल टू 0.5 डिवाइड 5, तो c इक्वल टू 0.1, ये वैल्यू मिल गई c की। बराबर आ गया ना आंसर, कि हमें जो c की मिसिंग वैल्यू ढूंढनी थी वो मिसिंग वैल्यू सीधे से मिल गई ना हमें। बराबर सिंपल सा ये पॉइंट 2 मार्क में आता है, सेक्शन सी में दिया हुआ है कि सीधा दिया हुआ इधर टेबल, हमें सी की वैल्यू ढूंढनी थी, एक ही रूल, सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, समझो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ऐसे ही सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन है, जो एक ही मेथड का है ना, पहले वो सब देख लेते हैं, जो दूसरे क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा, पर पहले एक ही मेथड के सब क्वेश्चन देख लें। तो पहले सेक्शन डी में देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब सेक्शन डी में देखो, ये क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि टेक्स्ट बुक में भी देखो सिंबल में दिए हुए कि पी एक्स इक्वल टू के एक्स माइनस 1, वहां 2 और 3 दिया हुआ है, के में 4, एक्स 6 माइनस एक्स, उसमें 5 दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब कि इसकी जगह पर हमें के फाइंड करना है, तो ये लिखेंगे कैसे भाई, नॉर्मली ही लिखते हैं कि जैसे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम टेबल बनाते हैं तो x और px लिखते हैं ना, तो वो x की जगह पर ये नंबर लिखने 2 3 4 5, ये x की जगह लिखने हैं, कि x की जगह पर नंबर हो जाएंगे हमारे 2 3 4 एंड 5, ये x की जगह। और उसका px क्या लिखना है, तो हर एक का px ये अलग दिया हुआ, px इक्वल टू ये दिया हुआ है कि जहां पर 2 और 3 है तो उसके px पे ये लिखना है k x माइनस 1, जहां 4 है उसके px पे k लिखना है, जहां पे 5 है उसके px पे k 6 माइनस x लिखना है, ये ऐसे दिया हुआ है सिंबल में। बराबर, तो जहां पे 2 और 3 है उसके सामने ये लिखना है कि k x माइनस 1, k x माइनस 1, ये रखना है ना भाई, कि ये 2 और 3 में, जहां पर 4 है उसके सामने खाली k, तो 4 के सामने सिर्फ k, और जहां 5 है उसके सामने ये k 6 माइनस x, ये है। समझे बात को, ये टेबल बनी ना। अब k ढूंढना है, तो देखो भाई k ढूंढना है, k ढूंढेंगे पर x की वैल्यू तो रख सकते हैं ना हम लोग, जहां x हो वहां पे तो वैल्यू रख सकते हैं ना, k फाइंड करेंगे, x तो है ना, कि भाई x की जगह पे 2 है तो 2 रख के इसकी वैल्यू ढूंढ लेना हम लोग। बराबर ना, कि भाई ये 2 दिया हुआ है तो k x माइनस 1 लिखना है, मतलब k x की जगह 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, 1 इंटू k, सिर्फ k ही रहेगा, कि 2 की वैल्यू सिर्फ k। समझे बात है, ये हुआ आंसर। अब यहाँ पे x माइनस 1, तो k x की जगह पे 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 रखना है, तो 3 माइनस 1 तो वो हो जाएगा कितना, 2, तो 2k हो जाएगा, यहाँ की वैल्यू 2k। बराबर, 4 में सिर्फ k ही है, उसकी वैल्यू सिर्फ k, और 5 में है 6 माइनस x, तो x की जगह 5 रखे कि k 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 1, 1k हो जाएगा, मतलब ओनली k। वन आंसर, ये भाई प्रोबेबिलिटी मिली सब के में, x की वैल्यू तो रख सकते थे वो रखी, अब के में मिली है प्रोबेबिलिटी, अब ढूंढे वो, कि अब k की वैल्यू ढूंढे, वही आंसर कि सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1 होता है, मतलब सबका प्लस k 2k k k वो 1। बरोबर, जो सबका प्लस करे 2k और ये 3k, 5k इक्वल टू 1, 5k इक्वल टू 1, 5 डिवाइड में जाएगा तो k इक्वल टू 1 अपॉन 5, और k इक्वल टू 1 अपॉन 5 मतलब 0.2, ये आंसर मिल गया k का 0.2। बरोबर ना, और उसके बाद जो पूछा हुआ हो, जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा है टेक्स्ट बुक में, देखो उसमें दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमें ढूंढना है, किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, इवन नंबर्स की। तो भाई इनमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर कौन से हुए, 2 और 4 ना, कि 2 और 4 की प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है, मतलब P2 प्लस P4 ढूंढना है, मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया था कि P2 प्लस P4 हमें फाइंड करना है, तो ठीक है, उन दोनों की वैल्यू है ना प्रोबेबिलिटी, वैसे ढूंढे कि P2 उसकी प्रोबेबिलिटी है k, P4 उसका भी है k, k और k करो तो 2k, और जहां k की वैल्यू हम रख सकते हैं 0.2, मतलब के 2 इंटू k की जगह 0.2, तो क्या हो जाएगा 0.4, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी मिल गई 0.4। समझे बात को,
सिंपल हो गया ना ये सेक्शन डी का क्वेश्चन। ध्यान रखो 3 मार्क का ऐसा क्वेश्चन है, कितना सिंपल है वो, बराबर। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन में भी है कि देखो सेक्शन डी में सेकंड क्वेश्चन है, पी सी इक्वल टू दिया हुआ है सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू रखनी है -2, 1 और 2, ठीक है ना, ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। इसके हिसाब से हम टेबल बनाए कि भाई x और px हम लोग बनाते हैं जैसे टेबल, कि x की वैल्यू रखनी है हमें -2, 1 और 2, और px पे क्या रखना है, ये रखना है सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कि जहां पे x की वैल्यू रख सकते हैं ना डायरेक्टली, इसमें भी कैसे x की वैल्यू रखी थी, मैंने लिख के समझाया। अब डायरेक्टली भी यही वैल्यू रखो तो भी ठीक है, कि यहाँ पर भी x की जगह पर पहले क्या रखेंगे, -2 रख के सॉल्व करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है कि c और एक्स स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे -2, बराबर ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे इक्वल टू सी, यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -2, 4 -2 तो बचेगा 2, कि वो हो जाएगा 2c, 2 और ये मल्टीप्लाई बाय c, 2c हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे में वही x की जगह पे 1 रखना है, कि c एक्स स्क्वायर तो वो 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1, तो c इंटू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, तो 1 + 1 2, ये भी हो जाएगा 2c, बराबर। और फिर x की जगह 2 रखना है, कि c एक्स स्क्वायर तो वो 2 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर 2, बराबर। तो यहाँ पे c 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 तो 4 + 2 6, ये हो जाएगा 6c। अरे बात ध्यान आया ना, तीनों की वैल्यू, तीनों प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब c की वैल्यू ढूंढे, वही रूल में कि भाई c की वैल्यू ढूंढनी है तो सिग्मा px इक्वल टू 1 होता है, मतलब कि ये 2c, ये दूसरा भी जो है वो 2c प्लस 6c इक्वल टू 1, तीनों का +1 हुआ, यहाँ पे कर दें तो कितना हो जाएगा 10c, 10c इक्वल टू 1, सो c इक्वल टू 1/10 मीन्स c इक्वल टू 0.1, c की वैल्यू मिल गई 0.1, करेक्ट, सिंपल। और उसके बाद एक पूछा हुआ है कि c की वैल्यू मिल जाए तो उसके बाद वेरीफाई करना है कि p2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय p - 2 होता है, कि ये दोनों का आंसर p2 इक्वल टू 3p - 2 होगा, वो वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करें कि भाई दोनों आंसर इक्वल हो रहा है कि नहीं, कि भाई इस तरफ p2 का आंसर, तो p2 का आंसर हमारा क्या है कि p2 वो 6c है, कि P2 का आंसर है हमारा 6c, तो 6c मतलब कि 6 इंटू सी की जगह पे रखें 0.1, तो वो आंसर मिल गया 0.6, कि P2 का आंसर 0.6 है, बराबर। उसी तरफ उस साइड का आंसर कि 3 इंटू p - 2, तो p - 2 का आंसर क्या है 2c, तो 3 इंटू 2c मतलब कि 3 इंटू 2 इंटू सी की जगह पे रखें 0.1, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 2 जा 6 ही तो भी ठीक है, पर हमें वैल्यू रख के वेरीफाई करना पड़ेगा ना भाई, इसीलिए वो सी की वैल्यू रखेंगे 2c के 2 इंटू 0.1, तो 3 इंटू ये 2 और 0.1 तो वो 0.2, और 3 इंटू 0.2 वो 0.6, कि दोनों का आंसर 0.6, वो वेरीफाई हो गया, बराबर। सिंपल वेरीफाई करना था कि P2 इज 3 इंटू p - 2, तो यहाँ पे भी पता चलता है कि P2 जो है वो -2 का 3 गुना है, 3 से मल्टीप्लाई, 2c को 3 से मल्टीप्लाई 6 से, तो वेरीफाई करना था, वैल्यू रख के वो वेरीफाई किया। समझ आई बात है, इजी सम है ना, ध्यान में आ रहा है ना भाई, नोट कर लो अच्छी तरह से, ये नोट कर लो आज के मेथड, जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, सॉरी मिसिंग वैल्यूज के हमने सम किए। अब कल यही डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करना है, उसमें मीन और वेरिएंस कैसे ढूंढते हैं वो देखेंगे कल, और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।